पेश खिदमत है सादत हसन मंटो का अफसाना बाबू गोपीनाथ। बाबू गोपीनाथ से मेरी मुलाकात सन 40 में हुई। इन दिनों मैं बम्बई का एक हफ्तावार पर्चा एडिट किया करता था। दफ्तर में अब्दुर्रहीम सैंडो एक नाटे कद के आदमी के साथ दाखिल हुआ। मैं उस वक्त लीडर लिख रहा था। सैंडो ने अपने मखसूस अंदाज में बाआवाज़ बुलंद मुझे आदाब कहा और अपने साथी से मुतारिफ कराया। मंटो साहब, बाबू गोपीनाथ से मिलिए। मैंने उठकर उससे हाथ मिलाया। सैंडो ने हस्बे आदत मेरी तारीफ़ों के पुल बांधने शुरू कर दिए। बाबू गोपीनाथ, तुम हिंदुस्तान के नंबर 1 राइटर से हाथ मिला रहे हो। लिखता है तो धड़न तख्ता हो जाता है लोगों का। ऐसी ऐसी कंटिन्यूटली मिलाता है कि तबीयत साफ हो जाती है। पिछले दिनों वो क्या चुटकुला लिखा था आपने मंटो साहब, मिस खुर्शीद ने कार खरीदी। अल्लाह बड़ा कारसाज है। क्यों बाबू गोपीनाथ, है ना एंटी की पेंटी पू। अब्दुर्रहीम सैंडो के बातें करने का अंदाज बिल्कुल निराला था। कंटिन्यूटली, धड़न तख्ता और एंटी की पेंटी पू ऐसे अल्फाज उसकी अपनी इख्तरा थे जिनको वो गुफ्तगू में बिला तकल्लुफ़ इस्तेमाल करता था। मेरा तारुफ कराने के बाद वो बाबू गोपीनाथ की तरफ मुतवज्जे हुआ, जो बहुत मरऊब नज़र आता था। आप हैं बाबू गोपीनाथ, बड़े खाना ख़राब, लाहौर से झक मारते मारते बम्बई तशरीफ़ लाए हैं। साथ में कोहकाफ की परी है। बाबू गोपीनाथ मुस्कुराया। अब्दुर्रहीम सैंडो ने तारुफ को नाकाफ़ी समझकर कहा, नंबर 1 बेवकूफ़ हो सकता है तो वो आप हैं। लोग इनके मस्का लगा लगा कर रुपया बटोरते हैं। मैं सिर्फ बातें करके इनसे हर रोज़ पोल्सन बटर के 2 पैकेट वसूल करता हूँ। बस मंटो साहब, ये समझ लीजिए कि बड़े एंटी फ्लोजेस्टिन किस्म के आदमी हैं। आप आज शाम को उनके फ्लैट पर ज़रूर तशरीफ़ लाइए। बाबू गोपीनाथ ने जो खुदा मालूम क्या सोच रहा था, चौंक कर कहा, हाँ हाँ, ज़रूर तशरीफ़ लाइए मंटो साहब। फिर सैंडो से पूछा, क्यों सैंडो, क्या आप कुछ उसका शुगल करते हैं। अब्दुर्रहीम सैंडो ने ज़ोर से कहकहा लगाया, अजी हर किस्म का शुगल करते हैं। तो मंटो साहब, आज शाम को ज़रूर आइएगा। मैंने भी पीनी शुरू कर दी है, इसलिए कि मुफ्त मिलती है। सैंडो ने मुझे फ्लैट का पता लिखा दिया, जहां मैं हस्बे वादा शाम को 6 बजे के करीब पहुंच गया। 3 कमरे का साफ सुथरा फ्लैट था, जिसमें बिल्कुल नया फर्नीचर सजा हुआ था। सैंडो और बाबू गोपीनाथ के अलावा बैठने वाले कमरे में 2 मर्द और 2 औरतें मौजूद थीं, जिनसे सैंडो ने मुझे मुतारिफ कराया। एक था गफ़ार साईं, तहमद पोश, पंजाब का ठेठ साईं, गले में मोटे मोटे दानों की माला। सैंडो ने उसके बारे में कहा, आप बाबू गोपीनाथ के लीगल एडवाइज़र हैं। मेरा मतलब समझ जाइए आप, हर आदमी जिसकी नाक बहती हो या जिसके मुंह में से लुआब निकलता हो, पंजाब में खुदा को पहुंचा हुआ दरवेश बन जाता है। ये भी बस पहुंचे हुए हैं या पहुंचने वाले हैं। लाहौर से बाबू गोपीनाथ के साथ आए हैं, क्योंकि उन्हें वहां और कोई बेवकूफ़ मिलने की उम्मीद नहीं थी। यहाँ आप बाबू साहब से क्रेवन ए के सिगरेट और स्कॉच विस्की के पैग पीकर दुआ करते रहते हैं कि अंजाम नेक हो। गफ़ार साईं ये सुनकर मुस्कुराता रहा। दूसरे मर्द का नाम था ग़ुलाम अली। लंबा तड़ंगा जवान, कसरती बदन, मुंह पर चीचक के दाग। उसके मुतालिक सैंडो ने कहा, यह मेरा शागिर्द है, अपने उस्ताद के नक्श कदम पर चल रहा है। लाहौर की एक नामी तवाइफ की कंवारी लड़की उस पर आशिक हो गई। बड़ी बड़ी कंटिन्यूटलियाँ मिलाई गईं उसको फांसी के लिए, मगर उसने कहा, डू और डाई, मैं ब्रह्मचारी रहूँगा। एक तकिए में बातचीत पीते हुए बाबू गोपीनाथ से मुलाकात हो गई। बस उस दिन से उनके साथ चिमटा हुआ है। हर रोज़ क्रेवन ए का डब्बा और खाना पीना मुकर्रर है। ये सुनकर ग़ुलाम अली भी मुस्कुराता रहा। गोल चेहरे वाली एक सुर्ख़ो सफ़ेद औरत थी। कमरे में दाखिल होते ही मैं समझ गया था कि ये वही कोहकाफ की परी है जिसके मुतालिक सैंडो ने दफ्तर में जिक्र किया था। बहुत साफ़ सुथरी औरत थी। बाल छोटे थे, ऐसा लगता था कटे हुए हैं, मगर दर हकीकत ऐसा नहीं था। आंखें शफ़ाफ और चमकीली थीं। चेहरे के खतूत से ज़ाहिर था कि बेहद अल्हड़ और नातजुर्बाकार है। सैंडो ने उससे तारुफ कराते हुए कहा, जीनत बेगम। बाबू साहब प्यार से जीनो कहते हैं। एक बड़ी खर्राट नायका कश्मीर से ये सेब तोड़कर लाहौर ले आई। बाबू गोपीनाथ को अपनी CID से पता चला और एक रात ले उड़े। मुकदमेबाजी हुई। आखिर बाबू साहब ने मुकदमा जीत लिया और उसे यहाँ ले आए। धड़न तख्त। अब गहरे सांवले रंग की औरत बाकी रह गई थी, जो खामोश बैठी सिगरेट पी रही थी। आंखें सुर्ख थीं, जिनसे काफ़ी बेहयाई मुतरश्शिह थी। बाबू गोपीनाथ ने उसकी तरफ इशारा किया और सैंडो से कहा,
اس کے متعلق بھی کچھ ہو جائے؟ سینڈو نے اس عورت کی پیٹھ پر ہاتھ مارا اور کہا، جناب، یہ ہے ٹین ٹپوٹی فلفل فوٹی، مسز عبد الرحیم سینڈو عرف سردار بیگم۔ آپ بھی لاہور کی پیداوار ہیں۔ سن 36 میں مجھ سے عشق ہوا، 2 برسوں ہی میں میرا دھڑن تختہ کر کے رکھ دیا۔ میں لاہور چھوڑ کر بھاگا۔ بابو گوپی ناتھ نے اسے یہاں بلوا لیا ہے تاکہ میرا دل لگا رہے۔ اس کو بھی 1 ڈبہ کریون اے کا راشن میں ملتا ہے۔ ہر روز شام کو 2.5 روپے کا مورفی کا انجیکشن لیتی ہے۔ رنگ کالا ہے، مگر ویسے بڑی ٹٹ فٹ ٹیٹ قسم کی عورت ہے۔ سردار نے ایک ادا سے صرف اتنا کہا، بکواس نہ کر۔ اس ادا میں پیشہ ور عورت کی بناوٹ تھی۔ سب سے متعارف کرانے کے بعد سینڈو نے حسب عادت میری تعریفوں کے پل باندھنے شروع کر دیے۔ میں نے کہا، چھوڑو یار، آؤ کچھ باتیں کریں۔ سینڈو چلایا، بوائے، وسکی اینڈ سوڈا۔ بابو گوپی ناتھ، لگاؤ ہوا ایک سبزے کو۔ بابو گوپی ناتھ نے جیب میں ہاتھ ڈال کر 100 کے نوٹوں کا ایک پلندہ نکالا اور ایک نوٹ سینڈو کے حوالے کر دیا۔ سینڈو نے نوٹ لے کر اس کی طرف غور سے دیکھا اور کھڑکھڑا کر کہا، او گاڈ، او میرے رب العالمین، وہ دن کب آئے گا جب میں بھی لب لگا کر یوں نوٹ نکالا کروں گا۔ جاؤ بھائی غلام علی، 2 بوتلیں جانی واکر سٹل گوئنگ سٹرانگ کی لے آؤ۔ بوتلیں آئیں تو سب نے پینا شروع کی۔ یہ شغل 2-3 گھنٹے تک جاری رہا۔ اس دوران میں سب سے زیادہ باتیں حسب معمول عبد الرحیم نے کی۔ پہلا گلاس ایک ہی سانس میں ختم کر کے وہ چلایا، دھڑن تختہ منٹو صاحب، وسکی ہو تو ایسی، حلق سے اتر کر پیٹ میں، انقلاب زندہ باد لکھتی چلی گئی ہے۔ جیو بابو گوپی ناتھ، جیو۔ بابو گوپی ناتھ بیچارہ خاموش رہا۔ کبھی کبھی البتہ وہ سینڈو کی ہاں میں ہاں ملا دیتا تھا۔ میں نے سوچا اس شخص کی اپنی رائے کوئی نہیں ہے، دوسرا جو بھی کہے مان لیتا ہے۔ ضعیف الاعتقادی کا ثبوت غفار سائیں موجود تھا، جسے وہ بقول سینڈو اپنا لیگل ایڈوائزر بنا کر لایا تھا۔ سینڈو کا اس سے دراصل یہ مطلب تھا کہ بابو گوپی ناتھ کو اس سے عقیدت تھی۔ یوں بھی مجھے دوران گفتگو میں معلوم ہوا کہ لاہور میں اس کا اکثر وقت فقیروں اور درویشوں کی صحبت میں کٹتا تھا۔ یہ چیز میں نے خاص طور پر نوٹ کی کہ وہ کھویا کھویا سا تھا، جیسے کچھ سوچ رہا ہے۔ میں نے چنانچہ اس سے ایک بار کہا، بابو گوپی ناتھ، کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ وہ چونک پڑا۔ جی میں کچھ نہیں، یہ کہہ کر وہ مسکرایا اور زینت کی طرف ایک عاشقانہ نگاہ ڈالی۔ ان حسینوں کے متعلق سوچ رہا ہوں، اور ہمیں کیا سوچ ہوگی؟ سینڈو نے کہا، بڑے خانہ خراب ہیں یہ منٹو صاحب، بڑے خانہ خراب ہیں۔ لاہور کی کوئی ایسی طوائف نہیں جس کے ساتھ بابو صاحب کی کنٹی ٹیوٹلی نہ رہ چکی ہو۔ بابو گوپی ناتھ نے یہ سن کر بڑے بھونڈے انکسار کے ساتھ کہا، اب مجھ میں وہ دم نہیں منٹو صاحب۔ اس کے بعد واہیات گفتگو شروع ہو گئی۔ لاہور کی طوائفوں کے سب گھرانے گنے گئے، کون ڈیرہ دار تھی، کون نٹنی تھی، کون کس کی نوچی تھی، نتنی اتارنے کا بابو گوپی ناتھ نے کیا دیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ گفتگو سردار، سینڈو، غفار سائیں اور غلام علی کے درمیان ہوتی رہی، ٹھیٹھ لاہور کے کوٹھوں کی زبان میں۔ مطلب تو میں سمجھتا رہا، مگر بعض اصطلاحیں سمجھ میں نہ آئیں۔ زینت بالکل خاموش بیٹھی رہی، کبھی کبھی کسی بات پر مسکرا دیتی، مگر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اسے اس گفتگو سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ہلکی وسکی کا ایک گلاس بھی پیا، بغیر کسی دلچسپی کے۔ سگریٹ بھی پیتی تھی تو معلوم ہوتا تھا اسے تمباکو اور اس کے دھوئیں سے کوئی رغبت نہیں، لیکن لطف یہ ہے کہ سب سے زیادہ سگریٹ اسی نے پیے۔ بابو گوپی ناتھ سے اسے محبت تھی؟ اس کا پتہ مجھے کسی بات سے نہ ملا۔ البتہ ظاہر تھا کہ بابو گوپی ناتھ کو اس کا کافی خیال تھا، کیونکہ زینت کی آسائش کے لیے ہر سامان مہیا تھا۔ لیکن ایک بات مجھے محسوس ہوئی کہ ان دونوں میں کچھ عجیب سا کھنچاؤ تھا۔ میرا مطلب ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہونے کی بجائے کچھ ہٹے ہوئے سے معلوم ہوتے تھے۔ 8 بجے کے قریب سردار ڈاکٹر مجید کے ہاں چلی گئی، کیونکہ اسے مورفیا کا انجیکشن لینا تھا۔ غفار سائیں 3 پیگ پینے کے بعد اپنی تسبیح اٹھا کر قالین پر سو گیا۔ غلام علی کو ہوٹل سے کھانا لینے کے لیے بھیج دیا گیا۔ سینڈو نے اپنی دلچسپ بکواس جب کچھ عرصے کے لیے بند کی تو بابو گوپی ناتھ نے، جو اب نشے میں تھا، زینت کی طرف وہی عاشقانہ نگاہ ڈال کر کہا، منٹو صاحب، میری زینت کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے سوچا کیا کہوں۔ زینت کی طرف دیکھا تو وہ جھیپ سی گئی۔ میں نے ایسے ہی کہہ دیا، بڑا نیک خیال ہے۔ بابو گوپی ناتھ خوش ہو گیا۔ منٹو صاحب،
ہے भी बड़ी नेक लोग, खुदा की कसम न जेवर का शौक़ है न किसी और चीज़ का। मैंने कई बार कहा, जाने मन मकान बनवा दूं? जवाब क्या दिया मालूम है आपको? क्या करूंगी मकान लेकर, मेरा कौन है? मंटो साहब, मोटर कितने में आ जाएगी? मैंने कहा, मुझे मालूम नहीं। बाबू गोपीनाथ ने ताज्जुब से कहा, क्या बात करते हैं आप मंटो साहब, आपको और कारों की कीमत मालूम ना हो? कल चलिए मेरे साथ, जीनों के लिए एक मोटर लेंगे। मैंने अब देखा है कि बम्बई में मोटर होनी ही चाहिए। जीनत का चेहरा रद्द अमल से खाली रहा। बाबू गोपीनाथ का नशा थोड़ी देर के बाद बहुत तेज़ हो गया। हमतन जज्बात होकर उसने मुझसे कहा, मंटो साहब, आप बड़े लायक आदमी हैं, मैं तो बिल्कुल गधा हूँ, लेकिन आप मुझे बताइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? कल बातों बातों में सैंडो ने आपका जिक्र किया। मैंने उसी वक्त टैक्सी मंगवाई और उससे कहा, मुझे ले लो मंटो साहब के पास, मुझसे कोई गुस्ताखी हो तो माफ़ कर दीजिए, बहुत गुनाहगार आदमी हूँ। विस्की मंगाऊँ आपके लिए? और मैंने कहा, नहीं नहीं, बहुत पी चुके हैं। वो और ज़्यादा जज्बाती हो गया। और पीजिए मंटो साहब, ये कहकर जेब से 100 के नोटों का पलंदा निकाला और एक नोट जुदा करने लगा, लेकिन मैंने सब नोट उसके हाथ से लिए और वापस उसकी जेब में ठोंस दिए। 100 रुपए का एक नोट आपने गुलाम अली को दिया था, उसका क्या हुआ? मुझे दरअसल कुछ हमदर्दी सी हो गई बाबू गोपीनाथ से। कितने आदमी उस गरीब के साथ जौंक की तरह चिमटे हुए थे। मेरा ख्याल था बाबू गोपीनाथ बिल्कुल गधा है, लेकिन वह मेरा इशारा समझ गया और मुस्कुरा कर कहने लगा, मंटो साहब, उस नोट में से जो कुछ बाकी बचा वो या तो गुलाम अली की जेब से गिर पड़ेगा या। बाबू गोपीनाथ ने पूरा जुमला भी अदा नहीं किया था कि गुलाम अली ने कमरे में दाखिल होकर बड़े दुख के साथ ये इतला दी कि होटल में किसी बदमाश ने उसकी जेब से सारे पैसे निकाल लिए। बाबू गोपीनाथ मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया, फिर 100 रुपए का एक नोट जेब से निकाला और गुलाम अली को देकर कहा, जल्दी खाना ले आओ। 5-6 मुलाकातों के बाद मुझे बाबू गोपीनाथ की सही शख्सियत का इल्म हुआ। पूरी तरह तो खैर इंसान किसी को भी नहीं जान सकता, लेकिन मुझे उसके बहुत से हालात मालूम हुए जो बेहद दिलचस्प थे। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा ये ख्याल कि वो परले दर्जे का चुगद है गलत साबित हुआ। उसको इस अमर का पूरा एहसास था कि सैंडो, गुलाम अली और सरदार वगैरह जो उसके मसाहिब बने हुए थे मतलबी इंसान हैं। वो उनसे झिड़कियाँ गालियाँ सब सुनता था, लेकिन गुस्से का इजहार नहीं करता था। उसने मुझसे कहा, मंटो साहब, मैंने आज तक किसी का मशवरा रद्द नहीं किया। जब भी कोई मुझे राय देता है मैं कहता हूँ सुबहान अल्लाह। वो मुझे बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन मैं उन्हें अक्लमंद समझता हूँ, इसलिए कि उनमें कम अज़ कम इतनी अकल तो थी जो मुझ में ऐसी बेवकूफ़ी को शनाख्त कर लिया जिससे उनका उल्लू सीधा हो सकता है। बात दरअसल ये है कि मैं शुरू से फ़कीरों और कंजरों की सोहबत में रहा हूँ। मुझे उनसे कुछ मोहब्बत सी हो गई है, मैं उनके बग़ैर नहीं रह सकता। मैंने सोच रखा है जब मेरी दौलत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी तो किसी तकिए में जा बैठूँगा। तवाइफ का कोठा और पीर का मज़ार, बस ये 2 जगह हैं जहाँ मेरे दिल को सुकून मिलता है। तवाइफ का कोठा तो छूट जाएगा इसलिए कि जेब खाली होने वाली है, लेकिन हिंदुस्तान में हज़ारों पीर हैं, किसी एक के मज़ार में चला जाऊँगा। मैंने उससे पूछा, तवाइफ के कोठे और तकिए आपको क्यों पसंद हैं? कुछ देर सोचकर उसने जवाब दिया, इसलिए कि इन दोनों जगहों पर फर्श से लेकर छत तक धोखा ही धोखा होता है। जो आदमी खुद को धोखा देना चाहे उसके लिए इनसे अच्छा मकाम और क्या हो सकता है। मैंने एक और सवाल किया, आपको तवाइफों का गाना सुनने का शौक़ है? क्या आप मौसीकी की समझ रखते हैं? उसने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, और ये अच्छा है क्योंकि मैं कंसूरी से कंसूरी तवाइफ के यहाँ जाकर भी अपना सर हिला सकता हूँ। मंटो साहब, मुझे गाने से कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन जेब में से 10 या 100 रुपए का नोट निकाल कर गाने वाली को दिखाने में बहुत मज़ा आता है। नोट निकाला और उसको दिखाया। वो उसे लेने के लिए एक अदा से उठी, पास आई तो नोट जुराब में उड़स लिया। उसने झुककर उसे बाहर निकाला तो हम खुश हो गए। ऐसी बहुत फजूल सी बातें हैं जो हम जैसे तमाशबीनों को पसंद हैं, वरना कौन नहीं जानता कि तवाइफ के कोठे पर माँ बाप अपनी औलाद से पेशा कराते हैं और मकबरों और तकियों में इंसान अपने खुदा से। बाबू गोपीनाथ का शजरा नसब तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना मालूम हुआ कि वो एक बड़े कंजूस बनिए का बेटा है। बाप के मरने पर उसे 10 लाख रुपए की जायदाद मिली जो उसने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उड़ाना शुरू कर दी। बम्बई आते वक्त वो अपने साथ 50,000 रुपये लाया था
उस ज़माने में सब चीज़ें सस्ती थीं, लेकिन फिर भी हर रोज़ तकरीबन 100 सवा 100 रुपये खर्च हो जाते थे। जीनों के लिए उसने फिएट मोटर ख़रीदी, याद नहीं रहा, लेकिन शायद 3000 रुपये में आई थी। एक ड्राइवर रखा, लेकिन वो भी लफंगे टाइप का। बाबू गोपीनाथ को कुछ ऐसे ही आदमी पसंद थे। हमारी मुलाकातों का सिलसिला बढ़ गया। बाबू गोपीनाथ से मुझे तो सिर्फ दिलचस्पी थी, लेकिन उससे मुझसे कुछ अकीदत हो गई थी। यही वजह है कि दूसरों की बनिस्बत मेरा बहुत ज़्यादा एहतराम करता था। एक रोज़ शाम के करीब जब मैं फ़्लैट पर गया तो मुझे वहाँ शफ़ीक को देखकर सख्त हैरानी हुई। मोहम्मद शफ़ीक तूसी कहूँ तो शायद आप समझ लें कि मेरी मुराद किस आदमी से है। यूँ तो शफ़ीक काफ़ी मशहूर आदमी है, कुछ अपनी जिद्दत तराज गायकी के बायस और कुछ अपनी बज़ला संज तबीयत की बदौलत, लेकिन उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा अक्सरियत से पोशीदा है। बहुत कम आदमी जानते हैं कि 3 लड़कियां जो सगी बहनें थीं को यके बाद दीगरे 3-3, 4-4 साल के वक्फे के बाद दाश्ता बनाया। ये भी बहुत कम मशहूर है कि उसको अपनी पहली बीवी जो थोड़े ही अरसे में मर गई थी इसलिए पसंद नहीं थी कि उसमें तवाइफ़ों के गमज़े और अशवे नहीं थे। लेकिन ये तो खैर हर आदमी जो शफ़ीक तूसी से थोड़ी भी बहुत वाकफ़ियत भी रखता है जानता है कि 40 बरस ये उस ज़माने की उम्र है कि उम्र में सैकड़ों तवाइफ़ों ने उसे रखा, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहना, उम्दा से उम्दा खाना खाया, नफीस से नफीस मोटर रखी, मगर उसने अपनी गिरह से किसी तवाइफ पर एक दमड़ी भी खर्च न की। औरतों के लिए ख़ास तौर पर जो कि पेशावर हूँ, उसकी बज़ला संज तबीयत में जिसमें मिरासियों के मिजाज की झलक थी बहुत ही जाजिब नज़र थी। वो कोशिश किए बगैर उनको अपनी तरफ खींच लेता था। मैंने जब उसे हंस हंस कर जीनत से बातें करते देखा तो मुझे इसलिए हैरत न हुई कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। मैंने सिर्फ ये सोचा कि वो दफ़ातन यहाँ पहुँचा कैसे। एक सैंडो उसे जानता था, मगर उनकी बोलचाल तो एक अरसे से बंद थी, लेकिन बाद में मुझे मालूम हुआ कि सैंडो ही उसे लाया था। इन दोनों में सुलह सफाई हो गई थी। बाबू गोपीनाथ एक तरफ बैठा हुक्का पी रहा था। मैंने शायद उससे पहले जिक्र नहीं किया, वो सिगरेट बिल्कुल नहीं पीता था। मोहम्मद शफ़ीक तूसी मिरासियों के लतीफ़े सुना रहा था, जिसमें जीनत किसी कदर कम और सरदार बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रही थी। शफ़ीक ने मुझे देखा और कहा, ओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, क्या आपका गुज़र भी इस वादी में होता है? सैंडो ने कहा, तशरीफ़ ले आइए इज़राइल साहब, यहाँ धड़न तख्ता। मैं उसका मतलब समझ गया। थोड़ी देर गपबाजी होती रही। मैंने नोट किया कि जीनत और मोहम्मद शफ़ीक तूसी की निगाहें आपस में टकरा कर कुछ और भी कह रही हैं। जीनत इस फ़न में बिल्कुल कोरी थी, लेकिन शफ़ीक की महारत जीनत की खामियों को छुपाती रही। सरदार दोनों की निगाहबाजी को कुछ इस अंदाज से देख रही थी जैसे खलीफे अखाड़े के बाहर बैठकर अपने पट्टों के दाव पेच को देखते हैं। इस दौरान में मैं भी जीनत से काफ़ी बेतकल्लुफ़ हो गया था। वो मुझे भाई कहती थी, जिस पर मुझे एतराज़ नहीं था। अच्छी मिलनसार तबीयत की औरत थी, कम गो, सादा लौ, साफ़ सुथरी। शफ़ीक से मुझे उसकी निगाहबाजी पसंद नहीं आई थी। अव्वल तो इसमें भोंडापन था, इसके अलावा कुछ यूँ कहिए कि इस बात का भी इसमें दखल था कि वो मुझे भाई कहती थी। शफ़ीक और सैंडो उठकर बाहर गए तो मैंने शायद बड़ी बेरहमी के साथ उससे निगाहबाजी के मुताल्लिक इस्तफसार किया, जिससे फ़ौरन उसकी आंखों में ये मोटे मोटे आंसू आ गए और रोती रोती वो दूसरे कमरे में चली गई। बाबू गोपीनाथ, जो एक कोने में बैठा हुक्का पी रहा था, उठकर तेज़ी से उसके पीछे चला गया। सरदार ने आंखों ही आंखों में उससे कुछ कहा, लेकिन मैं मतलब न समझा। थोड़ी देर के बाद बाबू गोपीनाथ कमरे से निकला और आइए मंटो साहब कहकर मुझे अपने साथ अंदर ले गया। जीनत पलंग पर बैठी थी। मैं अंदर दाखिल हुआ तो वो दोनों हाथ से मुंह ढांप कर लेट गई। मैं और बाबू गोपीनाथ दोनों पलंग के पास कुर्सियों पर बैठ गए। गोपीनाथ ने बड़ी संजीदगी के साथ कहना शुरू किया, मंटो साहब, मुझे इस औरत से बहुत मोहब्बत है। 2 बरस से ये मेरे पास है। मैं हज़रत गौसे आज़म जिलानी की कसम खा कर कहता हूँ कि इसने मुझे कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। इसकी दूसरी बहनें, मेरा मतलब है इस पेशे की दूसरी औरतें, दोनों हाथों से मुझे लूट कर खाती रहीं, मगर उसने कभी एक ज़ायद पैसा मुझसे नहीं लिया। मैं अगर किसी दूसरी औरत के यहाँ हफ्तों पड़ा रहा तो इस गरीब ने अपना कोई जेवर गिरवी रख कर गुजारा किया। मैं जैसा कि आपसे एक दफ़ा कह चुका हूँ, बहुत जल्द इस दुनिया से किनारा कश होने वाला हूँ। मेरी दौलत अब कुछ दिन की मेहमान है। मैं नहीं चाहता इसकी ज़िंदगी ख़राब हो। मैंने लाहौर में इसको बहुत समझाया कि तुम दूसरी तवाइफ़ों की तरफ देखो, जो कुछ वो करती हैं सीखो। मैं आज दौलतमंद हूँ, कल मुझे भिखारी होना ही है। तुम लोगों की ज़िंदगी में सिर्फ़ एक दौलतमंद काफ़ी नहीं।
میرے بعد تم کسی اور کو نہیں پھانسو گی تو کام نہیں چلے گا۔ لیکن منٹو صاحب، اس نے میری ایک نہ سنی، سارا دن شریف زادیوں کی طرح گھر میں بیٹھی رہتی۔ میں نے غفار سائیں سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا بمبئی لے جاؤ اسے۔ مجھے معلوم تھا کہ اس نے ایسا کیوں کہا۔ بمبئی میں اس کی 2 جاننے والی طوائفیں ایکٹریسیں بنی ہوئی ہیں، لیکن میں نے سوچا بمبئی ٹھیک ہے۔ 2 مہینے ہو گئے ہیں اسے یہاں لائے ہوئے۔ سردار کو لاہور سے بلایا ہے کہ اس کو سب گر سکھائے۔ غفار سائیں سے بھی یہ بہت کچھ سیکھ سکتی ہے۔ یہاں مجھے کوئی نہیں جانتا۔ اس کو خیال تھا کہ بابو تمہاری بے عزتی ہوگی۔ میں نے کہا تم چھوڑو اس کو، بمبئی بہت بڑا شہر ہے، لاکھوں رئیس ہیں۔ میں نے تمہیں موٹر لے دی ہے، کوئی اچھا آدمی تلاش کر لو۔ منٹو صاحب، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میری دلی خواہش ہے کہ یہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے، اچھی طرح ہوشیار ہو جائے۔ میں اس کے نام آج ہی بینک میں 10,000 روپیہ جمع کرانے کو تیار ہوں، مگر مجھے معلوم ہے 10 دن کے اندر اندر یہ باہر بیٹھی ہوئی سردار اس کی ایک ایک پائی اپنی جیب میں ڈال لے گی۔ آپ بھی اسے سمجھائیے کہ چالاک بننے کی کوشش کرے۔ جب سے موٹر خریدی ہے، سردار اسے ہر روز شام کو اپولو بندر لے جاتی ہے، لیکن ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی۔ سینڈو آج بڑی مشکل سے محمد شفیق کو یہاں لایا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے اس کے متعلق؟ میں نے اپنا خیال ظاہر کرنا مناسب خیال نہ کیا، لیکن بابو گوپی ناتھ نے خود ہی کہا، اچھا کھاتا پیتا آدمی معلوم ہوتا ہے اور خوبصورت بھی ہے۔ کیوں زینو، پسند ہے تمہیں؟ زینو خاموش رہی۔ بابو گوپی ناتھ سے جب مجھے زینت کو بمبئی لانے کی غرض و غایت معلوم ہوئی تو میرا دماغ چکرا گیا۔ مجھے یقین نہ آیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن بعد میں مشاہدے نے میری حیرت دور کر دی۔ بابو گوپی ناتھ کی دلی آرزو تھی کہ زینت بمبئی میں کسی اچھے مالدار آدمی سے شادی کر لے یا فلم ایکٹریس بن جائے تاکہ آرام سے زندگی گزار سکے اور اس گندے ماحول کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے۔ زینت سے اگر صرف چھٹکارا ہی حاصل کرنا ہوتا تو یہ کوئی اتنی مشکل چیز نہیں تھی۔ بابو گوپی ناتھ ایک ہی دن میں یہ کام کر سکتا تھا، چونکہ اس کی نیت نیک تھی۔ اس لیے اس نے زینت کے مستقبل کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ اس کو ایکٹریس بنانے کے لیے اس نے کئی جیلی ڈائریکٹروں کی دعوتیں کیں، گھر میں ٹیلی فون لگوا دیا، لیکن اونٹ کسی کروٹ نہ بیٹھا۔ محمد شفیق توسی تقریباً 1.5 مہینہ آتا رہا، لیکن وہ ایسا آدمی نہیں تھا جو کسی عورت کا سہارا بن سکے۔ بابو گوپی ناتھ نے ایک روز افسوس اور رنج کے ساتھ کہا، شفیق صاحب تو خالی خولی جنٹل مین ہی نکلے، ٹھسا دیکھیے، لیکن بیچاری زینت سے 4 چادریں، 6 تکیے کے غلاف اور 200 روپے نقد ہتھیا کر لے گئے۔ سنا ہے آج کل ایک لڑکی الماس سے عشق لڑا رہے ہیں۔ یہ درست تھا۔ الماس نذیر جان پٹیالے والے کی سب سے چھوٹی اور آخری لڑکی تھی۔ اس سے پہلے 3 بہنیں شفیق کی داشتہ رہ چکی تھیں۔ 200 روپے جو اس نے زینت سے لیے تھے، مجھے معلوم ہے الماس پر خرچ ہوئے تھے۔ بہنوں کے ساتھ لڑ جھگڑ کر الماس نے زہر کھا لیا تھا۔ محمد شفیق توسی نے جب آنا جانا بند کر دیا تو زینت نے کئی بار مجھے ٹیلی فون کیا اور کہا اسے ڈھونڈ کر میرے پاس لائیے۔ میں نے اسے تلاش کیا، لیکن کسی کو اس کا پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ ایک روز اتفاقیہ ریڈیو اسٹیشن پر ملاقات ہوئی۔ سخت پریشانی کے عالم میں تھا۔ جب میں نے اس سے کہا کہ تمہیں زینت بلاتی ہے تو اس نے جواب دیا، مجھے یہ پیغام اور ذریعوں سے بھی مل چکا ہے، افسوس ہے آج کل مجھے بالکل فرصت نہیں۔ زینت بہت اچھی عورت ہے، لیکن افسوس ہے کہ بے حد شریف ہے۔ ایسی عورتوں سے جو بیویوں جیسی لگیں مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ شفیق سے جب مایوسی ہوئی تو زینت نے سردار کے ساتھ پھر اپولو بندر جانا شروع کیا۔ 15 دنوں میں بڑی مشکلوں سے کئی گیلن پیٹرول پھونکنے کے بعد سردار نے 2 آدمی پھانسے۔ بابو گوپی ناتھ نے سمجھا کہ حالات امید افزا ہیں، کیونکہ ان میں سے ایک نے، جو ریشمی کپڑوں کی مل کا مالک تھا، زینت سے کہا تھا کہ میں تم سے شادی کروں گا۔ 1 مہینہ گزر گیا، لیکن یہ آدمی پھر زینت کے پاس نہ آیا۔ ایک روز میں نہ جانے کس کام سے ہاربنی روڈ پر جا رہا تھا کہ مجھے فٹ پاتھ کے پاس زینت کی موٹر کھڑی نظر آئی۔ پچھلی نشست پر محمد یاسین بیٹھا تھا، نگینا ہوٹل کا مالک۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ موٹر تم نے کہاں سے لی؟ یاسین مسکرایا، تم جانتے ہو موٹر والی کو؟ میں نے کہا جانتا ہوں۔ تو بس سمجھ لو میرے پاس کیسے آئی، اچھی لڑکی ہے یار، یاسین نے کہا۔ میں مسکرا دیا۔ اس کے چوتھے روز بابو گوپی ناتھ ٹیکسی پر میرے دفتر میں آیا۔ اس سے مجھے معلوم ہوا کہ زینت سے یاسین کی ملاقات کیسے ہوئی۔ ایک شام اپولو بندر سے ایک آدمی لے کر سردار اور زینت نگینا ہوٹل گئیں۔ وہ آدمی تو کسی بات پر جھگڑا کر چلا گیا، لیکن ہوٹل کے مالک سے زینت کی دوستی ہو گئی۔
बाबू गोपीनाथ मुतमईन था और अब ये सोच रहा था कि कुछ दिन और गुजर जाएं, जीनत और यासीन की शादी हो जाए तो लाहौर वापस चला जाए, मगर ऐसा न हुआ। नगीना होटल में एक क्रिश्चियन औरत ने कमरा किराए पर लिया। उसकी जवान लड़की म्यूरियल से यासीन की वाकफियत हो गई। चुनांचा जीनत बेचारी होटल में बैठी रहती और यासीन उसकी मोटर में सुबह शाम उस लड़की को घुमाता रहता। बाबू गोपीनाथ को इसका इल्म होने पर बहुत दुख हुआ। उसने मुझसे कहा, मंटो साहब, ये कैसे लोग हैं? भाई, दिल उचाट हो गया है तो साफ कह दो। लेकिन जीनत भी अजीब है, अच्छी तरह मालूम है क्या हो रहा है, मगर मुंह से इतना भी नहीं कहती। मियाँ, अगर तुमने उस क्रिस्तान छोकरी से दोस्ती करना है तो अपनी मोटर का बंदोबस्त करो, मेरी मोटर क्यों इस्तेमाल करते हो? मैं क्या करूं मंटो साहब, बड़ी शरीफ और नेक बख्त औरत है, कुछ समझ में नहीं आता, थोड़ी सी चालाक तो बनना चाहिए। यासीन से ताल्लुक़ कता होने पर जीनत ने कोई सदमा महसूस न किया। बहुत दिनों तक कोई नई बात वकूफ़ पज़ीर न हुई। एक दिन टेलीफोन किया तो मालूम हुआ बाबू गोपीनाथ गुलाम अली और गफ़ार साईं के साथ लाहौर चला गया है रुपए का बंदोबस्त करने, क्योंकि 50,000 ख़त्म हो चुके थे। जाते वक्त वो जीनत से कह गया था कि उसे लाहौर में ज़्यादा दिन लगेंगे, क्योंकि उसे चंद मकान फ़रोख्त करने पड़ेंगे। सरदार को मोरफिया के टीकों की ज़रूरत थी और सैंडो को पोल्सन मक्खन की। चुनांचा दोनों ने मुतहिदा कोशिश की कि जीनत को दोबारा गंदे माहौल में ले जाएं। मैंने एक दिन जीनत से कहा, ये तुम क्या कर रही हो? उसने बड़े अल्हड़पन से कहा, मुझे कुछ मालूम नहीं है भाईजान, ये लोग जो कुछ कहते हैं मान लेती हूँ। जी चाहा था कि देर तक पास बैठकर समझाऊं कि जो कुछ तुम कर रही हो ठीक नहीं। सैंडो और सरदार अपना उल्लू सीधा करने के लिए तुम्हें बेच भी डालेंगे, मगर मैंने कुछ ना कहा। जीनत उकता देने वाली हद तक बेसमझ, बेउमंग और बेजान औरत थी। उस कमबख्त को अपनी ज़िंदगी की कुछ कदर कीमत ही मालूम नहीं थी। वल्लाह, मुझे बहुत कोफ्त होती थी उसे देखकर। सिगरेट से, शराब से, खाने से, घर से, टेलीफोन से, हत्ता कि उस सोफ़े से भी जिस पर वो अक्सर लेटी रहती थी, उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। बाबू गोपीनाथ पूरे 1 महीने के बाद लौटा। माहम गया तो वहाँ फ्लैट में कोई और ही था। सैंडो और सरदार के मशवरे से जीनत ने बांद्रा में एक बंगले का बालाई हिस्सा किराए पर ले लिया था। बाबू गोपीनाथ मेरे पास आया तो मैंने उसे पूरा पता बता दिया। उसने मुझसे जीनत के मुताल्लिक पूछा। जो कुछ मुझे मालूम था मैंने कह दिया, लेकिन ये ना कहा कि सैंडो और सरदार उसको गड्ढे में गिरा रहे हैं। बाबू गोपीनाथ अब की 10,000 रुपये अपने साथ लाया था, जो उसने बड़ी मुश्किलों से हासिल किया। गुलाम अली और गफ़ार साईं को वह लाहौर ही में छोड़ आया था। टैक्सी नीचे खड़ी थी। बाबू गोपीनाथ ने इसरार किया कि मैं अभी उसके साथ चलूं। करीबन 1 घंटे में हम बांद्रा पहुंच गए। पाली हिल पर टैक्सी चढ़ रही थी कि सामने तंग सड़क पर सैंडो दिखाई दिया। बाबू गोपीनाथ ने ज़ोर से पुकारा, सैंडो। सैंडो ने जब बाबू गोपीनाथ को देखा तो उसके मुंह से सिर्फ इस कदर निकला, धड़न तख्ता। बाबू गोपीनाथ ने उससे कहा, आओ टैक्सी में बैठ जाओ और साथ चलो। लेकिन सैंडो ने कहा, टैक्सी एक तरफ खड़ी कीजिए, मुझे आपसे कुछ प्राइवेट बातें करनी हैं। टैक्सी एक तरफ खड़ी की गई। बाबू गोपीनाथ बाहर निकला तो सैंडो उसे कुछ दूर ले गया। देर तक उनमें बातें होती रहीं। जब ख़त्म हुई तो बाबू गोपीनाथ अकेला टैक्सी की तरफ आया। ड्राइवर से उसने कहा, वापस चलो। बाबू गोपीनाथ खुश था। हम दावर के पास पहुंचे तो उसने कहा, मंटो साहब, जीनो की शादी होने वाली है। मैंने हैरत से पूछा, किससे? बाबू गोपीनाथ ने जवाब दिया, हैदराबाद सिंध का एक दौलतमंद ज़मींदार है। खुदा करे दोनों खुश रहें। यह भी अच्छा है जो मैं ऐन वक्त पर आ पहुंचा। जो रुपए मेरे पास हैं इनसे जीनो का जहेज बन जाएगा। क्यों, क्या ख्याल है आपका? मेरे दिमाग में उस वक्त कोई ख्याल नहीं था। मैं सोच रहा था कि यह हैदराबाद सिंध का दौलतमंद ज़मींदार कौन है। सैंडो और सरदार की कोई जेलसाजी तो नहीं। लेकिन बाद में इसकी तस्दीक हो गई कि वह हकीकतन हैदराबाद का मुतमव्विल ज़मींदार है, जो हैदराबाद सिंध ही के एक म्यूज़िक टीचर की मार्फत जीनत से मुतारिफ़ हुआ। ये म्यूज़िक टीचर जीनत को गाना सिखाने की बेसूद कोशिश किया करता था। एक रोज़ ये अपने मुरब्बी ग़ुलाम हुसैन, ये उस हैदराबाद सिंध के रईस का नाम था, को साथ लेकर आया। जीनत ने खूब खातिर मदारात की। ग़ुलाम हुसैन की पुरज़ोर फरमाइश पर उसने गालिब की गज़ल नुक्तच्ची हैं गमे दिल उसको सुनाए न बने गाकर सुनाई। ग़ुलाम हुसैन 100 जान से उस पर फरेफ्ता हो गया। उसका जिक्र म्यूज़िक टीचर ने जीनत से किया। सरदार और सैंडो ने मिलकर मामला पक्का कर दिया और शादी तय हो गई। बाबू गोपीनाथ खुश था। एक दफ़ा सैंडो के दोस्त की हैसियत से वो जीनत के यहाँ गया।
غلام حسین سے اس کی ملاقات ہوئی۔ اس سے مل کر بابو گوپی ناتھ کی خوشی دونی ہو گئی۔ مجھ سے اس نے کہا، منٹو صاحب خوبصورت، جوان اور بڑا لائق آدمی ہے۔ میں نے یہاں آتے ہوئے داتا گنج بخش کے حضور جا کر دعا مانگی تھی جو قبول ہوئی۔ بھگوان کرے دونوں خوش رہیں۔ بابو گوپی ناتھ نے بڑے خلوص اور بڑی توجہ سے زینت کی شادی کا انتظام کیا۔ 2000 کے زیور اور 2000 کے کپڑے بنوا دیے اور 5000 نقد دیے۔ محمد شفیق توسی، محمد یاسین پروپرائٹر نگینہ ہوٹل، سینڈو میوزک ٹیچر، میں اور گوپی ناتھ شادی میں شامل تھے۔ دلہن کی طرف سے سینڈو وکیل تھا۔ ایجاب و قبول ہوا تو سینڈو نے آہستہ سے کہا، دھڑن تختہ۔ غلام حسین سرج کا نیلا سوٹ پہنے تھا۔ سب نے اس کو مبارکباد دی جو اس نے خندہ پیشانی سے قبول کی۔ کافی وجیح آدمی تھا۔ بابو گوپی ناتھ اس کے مقابلے میں چھوٹی سی بٹیر معلوم ہوتا تھا۔ شادی کی دعوتوں پر خورد و نوش کا جو سامان بھی ہوتا ہے بابو گوپی ناتھ نے مہیا کیا تھا۔ دعوت سے جب لوگ فارغ ہوئے تو بابو گوپی ناتھ نے سب کے ہاتھ دھلوائے۔ میں جب ہاتھ دھونے کے لیے آیا تو اس نے مجھ سے بچوں کے سے انداز میں کہا، منٹو صاحب ذرا اندر جائیے اور دیکھیے زینو دلہن کے لباس میں کیسی لگتی ہے۔ میں پردہ ہٹا کر اندر داخل ہوا۔ زینت سرخ زربفت کا شلوار کرتا پہنے تھی۔ دوپٹہ بھی اسی رنگ کا تھا جس پر گوٹ لگی تھی۔ چہرے پر ہلکا ہلکا میک اپ تھا۔ حالانکہ مجھے ہونٹوں پر لپسٹک کی سرخی بہت بری معلوم ہوتی ہے، مگر زینت کے ہونٹ سجے ہوئے تھے۔ اس نے شرما کر مجھے آداب کیا تو مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ میں نے زینت سے کہا، یہ کیا مسخرہ پن ہے؟ زینت نے میری طرف بالکل معصومیت سے دیکھا۔ آپ مذاق کرتے ہیں بھائی جان؟ اس نے یہ کہا اور آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا آئے۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس بھی نہ ہوا تھا کہ بابو گوپی ناتھ اندر داخل ہوا۔ بڑے پیار کے ساتھ اس نے اپنے رومال کے ساتھ زینت کے آنسو پونچھے اور بڑے دکھ کے ساتھ مجھ سے کہا، منٹو صاحب میں سمجھا تھا آپ بڑے سمجھدار اور لائق آدمی ہیں۔ زینوں کا مذاق اڑانے سے پہلے آپ نے کچھ سوچ لیا ہوتا۔ بابو گوپی ناتھ کے لہجے میں وہ عقیدت جو اسے مجھ سے تھی زخمی نظر آئی، لیکن پیشتر اس کے کہ میں اس سے معافی مانگوں اس نے زینت کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بڑے خلوص کے ساتھ کہا، خدا تمہیں خوش رکھے۔ یہ کہہ کر بابو گوپی ناتھ نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ ان میں ملامت تھی، بہت ہی دکھ بھری ملامت، اور چلا گیا۔